आज नैब ने अपना तीसरा प्रोसिक्यूटर चेंज किया है और 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है कोर्ट से और कोर्ट ने 4 हफ्तों की मोहलत उनको दी है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर नैब के पास कोई सबूत होता, जजेस ने बार बार उनसे सबूत मांगे। पहले नैब को 2 महीने से ज्यादा के लिए कोरोना हो गया और उसके बाद अब जब कोरोना से वापस आए हैं तो उन्होंने 4 हफ्ते मांग लिए हैं प्रोसिक्यूटर चेंज करने के बहाने। एक सादी सी बात है बिल्कुल, और वो मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत होता, अगर ये मुकदमा बदनीयती पे, इंतकाम पर मबनी ना होता, तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब आपके पास किसी चीज का कोई सबूत होता है, वो कागज का टुकड़ा आप उठा के कोर्ट के सामने रखते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड ये है आप सबूत। जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा। वो 2 महीने पूरे नैब को कोरोना हुआ था, 2 महीने चला, उसके बाद आज आके इन्होंने फिर 4 हफ्ते मांग लिए। तो मैं बड़े अदब से जजेस से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं हर मौके पे, हर पेशी पे, हर हेयरिंग पे कोर्ट में आती हूँ, तो नैब को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए। नैब को चाहिए कि सबूत दे अगर है तो, और अगर सबूत नहीं है तो इस केस को और ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। इंसाफ होने दें ताकि लोगों को पता चले कि नैब ने कितना गलत, इमरान खान ने कितना बोगस मुकदमा बनाया था। आज सबूत मांग लिए तो नैब गायब है। जी मैडम, क्या कहेंगे गुज़िश्ता रोज जिस तरीके से एक मीडिया हाउस पे सर्च वारंट के जरिए सर्चिंग की गई, मोहसिन बेग साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या समझते हैं इमरान खान साहब के हाथों से गेम निकल चुकी है, बहुत मुखराहट का शिकार हो चुकी है? देखिए, कल जो हुआ और जो मैं पिछले कुछ दिन से देख रही हूँ, उससे मुझे मुशर्रफ के आखिरी अयाम याद आते हैं कि जब मुशर्रफ को ये समझ आ गई थी कि उनकी हुकूमत खत्म होने वाली है और इक़्तिदार खत्म होने वाला है, तो वो दिन मुझे आज याद आ रहा था जब जजेस को, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़कर उन्होंने शायराए दस्तूर पे घसीटा था। 60 जजेस को पेन की एक स्ट्रोक के साथ घर भेज दिया, उनको बच्चों समेत उनके घरों में कैद कर दिया। तो जब मैं इमरान खान साहब की हालत देखती हूँ तो मुझे मुशर्रफ का वो दौर याद आता है कि मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, बकौल उनके उन्होंने 1 अरब रुपए का फंड आपको इकट्ठा करके दिया, आपकी सियासी मामलात में मदद की, तब तो वो बिल्कुल अच्छे थे। जब उन्होंने आप पर तनकीद शुरू की तो आप में इतना सा भी ज़र्फ नहीं था कि आप वो तनकीद बर्दाश्त कर सकते। आपने एक रियासती इदारे FIA को इस्तेमाल किया और एक कोर्ट ने अब कल कह भी दिया है कि वो नाजायज तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया। आपने उनके घरों की, शहरियों के घरों की दीवारें फलांदनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया। तो मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है कि आप, मुझे तो ये कहना कि आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं, मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। वही मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, हमारे पे तनकीद किया करते थे, हमारे पे आपकी पूरी जमात ने, आपके साथ जो उस वक्त सहाफ़ी हजरात थे, उन्होंने हम पर बेजा तनकीद भी की। हमने तो किसी को FIA के जरिए उठवाकर और मार नहीं पड़वाई और जेल में नहीं डाला। और आप कोई आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक हैं या आप कोई ऐसी शख्सियत है जिन पे तनकीद नहीं की जा सकती? और हाँ, आपकी जो अहलिया हैं वो हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया के लिए सेट किया जाए, वही स्टैंडर्ड मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए था। जब वो लंदन के एक क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर पे बेहोश पड़ी थी और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, PTI के लोगों ने डॉक्टर्स का भेस बदल कर और ICU के ऊपर धावा बोला, सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये बात बार बार कही जाती थी टीवी पर और PTI के लोग कहते थे, सहाफी हजरात से कहलवाई जाती थी
کہ وہ تو بیگم نواز شریف کو تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو روز وہاں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور یہ بات میں آج پہلی بار میڈیا کے سامنے کر رہی ہوں کہ جب ہم اپنی والدہ کی عیادت کے لیے لندن میں موجود تھے, آج پہلی مرتبہ میں قوم کے سامنے یہ بات بتا رہی ہوں. میں اپنے ساتھ ہونے والے کسی ظلم اور زیادتی کا ذکر اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ وہ میں نے ایک بڑے مقصد کے لیے, قوم کے لیے, پاکستان کے لیے, آئین کی سربلندی کے لیے وہ چیز برداشت کی, اس لیے مجھے اس کا افسوس نہیں ہے. لیکن آج میں قوم سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب اپنی والدہ کی عیادت کے لیے میں لندن والے اپارٹمنٹ سے نکل کر ہاسپٹل جا رہی ہوتی تھی یا ہاسپٹل سے واپس آ رہی ہوتی تھی, تو نیچے 3-4 پی ٹی آئی کے ورکرز گالی دے کر مجھے بلاتے تھے, دور سے گالی دیتے تھے. اور اس کے بعد جب میرا بیٹا جنید گزرتا تھا, اس کی والدہ کو گالی نکالا کرتے تھے. اور میں آج میڈیا سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ یہ مناظر, آج یہ بات جب میری آن ایئر جا رہی ہے, تو جب آپ اس کو چلائیں تو آپ کائنڈلی وہ مناظر دکھائیں جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے, میری ماں ڈیتھ بیڈ پر پڑی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمارے گھروں پر حملہ کیا, لندن کے ہمارے اپارٹمنٹ پہ حملہ کیا, میرے بچوں پر حملہ کیا, میرے جو نیفیو ہے حسین نواز شریف کا بیٹا, اس پر حملہ کیا. اور اس کے بعد کون سی ایسی مخالف کی بیٹی, بہو, ماں, بہن آپ کے انتقام سے بچی ہے؟ وہ سٹینڈرڈ جو آپ اپنی وائف کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ دوسروں پہ بھی اپلائی کریں. مجھے آپ نے بے گناہ ہوتے ہوئے آپ نے مجھے ڈیتھ سیل میں ڈالا, کسی کی بیٹی کو آپ نے اس کے والد کے سامنے گرفتار کیا, اس کی کیریکٹر اساسینیشن کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی مناظر ضرور چلائیے گا, گو کہ ہیں تو بہت شرمناک مناظر. لیکن میں جب گلگت بلتستان میں کیمپین چلا رہی تھی, آزاد جموں کشمیر میں کیمپین چلا رہی تھی, تو آپ کے پاس میری کیمپین کی جواب نہیں تھا, آپ کے پاس میری پولیٹیکل باتوں کا جواب نہیں تھا. تو آپ کے وزراء نے وہاں کھڑے ہو کر کیمرہ پہ آن ریکارڈ وہ اخلاق سے گری ہوئی تقریریں کی کہ آج بھی وہ پوری دنیا میں جب جب سنی جائے گی, ہر عزت دار کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جائے گا. ایک سیکنڈ. تو میں میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آج وہ تقاریر ضرور چلائی جائیں جس میں آپ کے وزراء نے مجھ پر ذاتی اٹیکس کیے, پرسنل اٹیکس کیے. اس وقت تو عمران خان صاحب ان کو شاباش دیا کرتے تھے, اس وقت تو تالیاں بجایا کرتے تھے, اس وقت تو بڑے خوش ہوتے تھے. میں بھی کسی کی بیٹی ہوں. اور اس طرح جب آپ نے جویریہ شہباز کو وہ والد کا ہاتھ پکڑ کر جب کورٹس میں جا رہی تھیں, تو جو آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, آسمہ شرازی کے ساتھ آپ نے جو کیا, آپ کے لوگوں نے جو غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ کیا, جو ثنا بچہ صاحبہ کے ساتھ کیا, وہ قوم ابھی بھولی نہیں ہے. تو جو سٹینڈرڈ آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہی سٹینڈرڈ برائے مہربانی آپ دوسروں کے لیے بھی سیٹ کریں, تو آپ کی بات میں کوئی وزن ہوگا. اور تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. اور ایک اور بات, یہ میرے سامنے مریم اورنگزیب کھڑی ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. مریم, وہ کب کا واقعہ؟ جب میں گئی تھی مالم جبہ. یہ مالم جبہ گئی تھی, انہوں نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے جواب میں چیف منسٹر کے پی کے جو عمران خان کا چیف منسٹر ہے, اس نے انتہائی قابل مذمت الفاظ میں, یہ بھی خاتون ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, ان پر جو حملے کیے تھے, کائنڈلی آج میڈیا کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ بھی چلائیے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو میں یہ ضرور آپ کو کہوں گی کہ ایک ہی جھٹکے میں آپ نے کل جب 12 روپے پیٹرول بڑھا دیا, اور اس 12 روپے بڑھنے کی وجہ سے جس طرح سے چینی کی قیمت بڑھ گئی, گھی کی قیمت بڑھ گئی, ٹرانسپورٹ کے کرایوں کی قیمت بڑھ گئی, تو اس وقت جب کوئی شخص, کوئی شہری, کوئی پاکستانی جب اپنی موٹر سائیکل میں, اپنی گاڑی میں, اپنے بس میں جب کوئی پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے گیس اسٹیشن پہ, تو وہ آپ کو جس طرح بد دعائیں دیتا ہے, وہ اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کن القابات میں لوگ, عوام آپ کو یاد کر رہی ہے. تو کیا ان کے اوپر بھی آپ ایف آئی اے کو بھیج کے ان کے اوپر حملے کرائیں گے؟
तो मैं 12 रुपए लीटर जो पेट्रोल बढ़ा है, इंतहाई शर्म का मुकाम है कि आप देखें। और जब वो चूल्हे के आगे सामने जब एक खातून खाना खड़ी होती है, जब उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं है, आटा के लिए पैसे नहीं है, चीनी के लिए पैसे नहीं है, वो जिन इल्काबात में आज आपको याद कर रही हैं, तो तनकीद बर्दाश्त करने का, अगर गलत काम किया है तो तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। आपके मुखालिफिन ने आपकी गलत बातों के ऊपर, आपके गलत इल्जामात पर, झूठे लग़्व इल्जामात पर तनकीद बर्दाश्त की, बल्कि ना सिर्फ तनकीद बर्दाश्त की, आपका जुल्म बर्दाश्त किया। तो थोड़ा सा हौसला आप भी रखें। लोगों के पास सरकारी गाड़ियां नहीं है, लोगों के पास सरकारी पेट्रोल की फैसिलिटी नहीं है। आपकी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुलेट प्रूफ मर्सिडीजेस हैं, जो फर्राटे भरती हुई अवाम का मुंह चढ़ाती हुई जाती हैं, तो अवाम को सरकारी पेट्रोल नहीं मिलता, अवाम को ये सहूलत मैसर नहीं है। और दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर है, बनी गाला से आप प्राइम मिनिस्टर हाउस देख ले, 15 मिनट का रास्ता है। ये दुनिया का पहला और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक अवाम के खर्चे पे हेलीकॉप्टर में आता है। उस वक्त आप जब हेलीकॉप्टर में, और जब आप सरकारी खर्चे पे, पेट्रोल पे, जब आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीजेस में, जिनके पेट्रोल के साथ आपका कोई लेना देना ही, सफर करेंगे, आपको क्या पता कि एक मोटरसाइकिल वाला जब पेट्रोल भरवाने जाता है गैस स्टेशन पे, उस पे क्या गुजरती है। आपको क्या पता कि आपका किचन तो कोई और चलाता है। आपको तो ये पता नहीं है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है तो हर चीज की प्राइसेस बढ़ती है, महंगाई हो जाती है। मैम ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म का जो दौरा रशिया है, एक मैं और बात करना चाहती हूँ, देखिए एक मिनट। इमरान खान साहब की जो जराइम की फहरिस्त है वो बहुत तवील है, और मैं ये समझती हूँ कि महंगाई, लाकानूनियत, दहशतगर्दी जो वापस आ रही है, सिर्फ यही उनके गुनाह नहीं है कि लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं, नौकरियां चली गई लोगों की। उनकी जराइम की फहरिस्त में सरे फहरिस्त जो चीज आती है वो है कि आपने सरकारी खर्च के ऊपर, अवाम की खून पसीने की कमाई पर, अवाम की टैक्स पेयर के ऊपर आपने 4 साल सवाए इंतकाम लेने के और कुछ नहीं किया। है इसका कोई जवाब आपके पास? मैंने माना कि आपके पास अहलियत नहीं है, मैंने माना कि आपके पास काबिलियत नहीं है, लेकिन काश आपके पास एक एहसास रखने वाला दिल भी होता, तो आपको यह एहसास होता कि आपने अवाम के खून पसीने की कमाई, आपने अपने जाती स्कोर सेटल करने में, हसद की जो जिस आग में आप जल रहे थे अपने मुखालिफिन की वजह से, उसको बुझाने के लिए आपने कौम का हार्ड अर्न्ड मनी, कौम की जो खून पसीने की कमाई थी, वो आपने इस्तेमाल की और झोंकी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपने अपने जाती स्कोर सेटल करने के लिए, आपने अपने जाती इंतकाम की तस्कीन की खातिर आपने FIA, NAB जैसे इदारों को अपनी सियासी लड़ाई में झोंका। इसका जवाब है कोई आपके पास? और फिर सबसे बड़ा गुनाह आपका यह है कि भले आप जाली थे, भले आप वोट चोरी करके आए थे, लेकिन आखिर आप वजीर आजम की कुर्सी पर तो बैठे ना। भले आप धब्बा लगा गए उसको, लेकिन बैठे। तो जो 3-4 साल आपको अवाम की खिदमत में जुट जाना चाहिए था, उनके एहसास में जुट जाना चाहिए था, आपने वो 3-4 साल सिर्फ और सिर्फ इंतकाम पे अपनी तवज्जो मरकूज रखी। इस बात का सवाल आपसे दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। इमरान खान का वज़ीर आज़म का दौरा रशिया आ रहा है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब, आप किसी रियासत के नवाब नहीं है, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं है, ये अवाम आपकी रियाया नहीं है कि आप इसका खून पसीने की कमाई जहां चाहें आप सर्फ करें। एक एक पाई का हिसाब आपको देना होगा। लंदन भागने की इजाजत नहीं मिलेगी, अब देना होगा और इंशाअल्लाह ताला देना पड़ेगा। जी, सबका लेंगे। हसन आप कर लो। दौरा रशिया होगा या नहीं होगा, या इन्हिसार ये मामला अपोजिशन के हाथ में है या नहीं? अगर आप लोग पहले तरीके अदम टेबल कर देते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म रशिया नहीं जाएंगे, तो आप इजाजत दे रही है नहीं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को
प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फिलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहां जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं। अभी आप चाइना में देखा आपने उनको, चाइना में सवाए इस इंप्रेशन की कि वो पैसा मांगने गए थे, क्या इंप्रेशन आपको नजर आया? और पैसा भी नहीं मिला, बल्कि वहां पर बलोचिस्तान में जब आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो शहीद हो रहे थे, तो आप वहां पर बैठकर ओलंपिक्स का मैच देख रहे थे। मैं कहती हूं कि जरूर देखते, लेकिन थोड़ा सा भी दर्द दिल होता तो वो पिक्चर्स आप रिलीज ना करते। वहां आपके फौजी शहीद हो रहे, वहां आप ओलंपिक्स का मैच देख रहे हैं। कि कोई आपका वज़रा में से भी इतना समझ और अकल वाला नहीं है या दर्द वाला नहीं है जो आपको ये बता सके कि ये बैड ऑप्टिक्स है, ये मत करें। तो वो जिस मुल्क में जाते हैं दूसरे मुल्क की बुराइयां शुरू कर देते हैं, और जो बने बनाए पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो भी बिगाड़ के आ जाते हैं। इस हुकूमत में जितना फॉरेन रिलेशंस का या जो हमारे दूसरों मुल्कों के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस जो पाकिस्तान के थे दूसरे मुल्कों के साथ, जो मतलब एज ओल्ड जो अच्छे ताल्लुकात थे, इन्होंने उनको भी बर्बाद कर दिया। सिर्फ मईशत बर्बाद नहीं की, पाकिस्तान आज अकेला और तनहा खड़ा है, और आपके दोस्त ममालिक भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको रोकना चाहिए। अगर ये कहीं जा भी रहे हो तो इनको हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि पाकिस्तान अब मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, काइंडली आप ये दौरे मत करें। जी आसिफ जी, आप क्या पूछा? सॉरी, टेबल नहीं करे तरीके अदम एतमाद नहीं, जाने से पहले 24 को जा रहे हैं वो, 24 से 26 का दौरा है। इसी में ऐड कर ले, जहांगीर तरीन की अगर आपको हेल्प लेनी पड़ती है तो क्या मुस्लिम लीग नून उनसे हाथ मिला लेगी? देखिए, मैं तमाम इत्तेहादी जमातों को और मैं तमाम उन MNAs को और MPAs को जो इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त अवाम और इक़्तिदार के दरमियान की जंग है। जो अवाम का हाल इस हुकूमत ने, इस इमरान खान ने किया है, मुल्क की जो तबाही इसने की है, और मजीद तबाही जो एक एक दिन जो हुकूमत का गुजरता है उसमें एक एक साल पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो अब ये आप पे फर्ज बन गया है कि अवाम की आवाज पे लब्बैक कहें, वरना मैं इत्तेहादियों समेत सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का साथ दे और वो हलकों में वोट मांगने जा सके। तो मैं ये समझती हूँ कि सबको इस वक्त अवाम की आवाज पे लब्बैक कहना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और। जी आसिफ, इंतकामी कार्रवाइयों की जो बदतहजीबी के कल्चर की, इसको कौम बड़े गर्व के साथ देखती है। लेकिन दूसरी तरफ आप जो इस केस का हवाला देंगे साबिर हाशमी साहब का, या इवन हमारे जर्नलिस्टों का आप देख लें, जितने जर्नलिस्टों को FIA के नोटिस आए, साल साहब हैं, पहले अहमद थे, मैनी जर्नलिस्ट, वो बदनामी जमाना कानून जो है टीका का, वो आपके दौरे हुकूमत में बना। तो क्या एश्योरेंस है कि आइंदा इस तरह की कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए जाएंगे इक़्तिदार में होते? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कोई कानून बदनामे जमाना नहीं होता, सवाए उस कानून के जो डिक्टेटरशिप बनाती है, उसका इस्तेमाल उसको बदनाम करता है। अगर आपने एक कानून को उसके असल इस्तेमाल की बजाय आपने सहाफियों से बदला लेने पे इस्तेमाल किया, सच बोलने पे इस्तेमाल किया, इंतकाम लेने पे इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में इस्तेमाल किया, तो फिर तो वो बदनाम जमाना है। लेकिन अगर आपने उसका सही इस्तेमाल किया, जिस स्पिरिट के लिए वो कानून बनाया जाता है या बनाया गया था, उस स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया, तो कानून तो खराब नहीं होता, कानून का इस्तेमाल खराब होता है, गलत इस्तेमाल खराब होता है। और मेरी हमदर्दी है, देखें, मैं एज अ फ्रेटर्निटी मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि मीडिया वॉचडॉग होता है। मीडिया की तनकीद कभी बेजा भी होती है, लेकिन बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि मीडिया की तनकीद की वजह से इंसान को अपनी कोर्स की दुरुस्तगी का मौका मिलता है, अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है, इंसाइट मिलती है चीजों में। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सहाफियों के साथ हो रहा है, चाहे वो हामिद मीर साहब हो या वो कोई भी हो, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क
जो सहाफ़ियों के एतबार से है वो पाकिस्तान है। कौन सा ऐसा जुल्म है जो सहाफ़ियों के साथ नहीं उठाया गया? उनके बच्चों को यतीम किया गया, उनको सरेआम गोलियां मारी गई, उनको सरेआम ब्रॉड डे लाइट में उठाकर डालों में डालकर ये ले गए, कहीं FIA कभी नैब, उनके सारे चीजें खोल के रख दी, उनके खानदानों को सफर करना पड़ा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही, आप अपनी गलतियां नहीं देखते, अपनी गलतियों की निशानदही करने वालों की तकलीफ आपको होती है। तो जरा हौसला रखें तनकीद का, या फिर सियासत छोड़ दें। शहबाज शरीफ बतौर सदर मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत बड़ा सियासी जुआ खेल रहे हैं। अगर वो नाकाम होते हैं तो क्या वो अपने पार्टी ओहदे से दरबरदार हो जाएंगे? और दूसरा सवाल, क्या आप और मुस्लिम लीग नून मौजूदा आर्मी चीफ की दोबारा एक्सटेंशन के हक में हैं? देखें, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अगर तहरीक अदम एतमाद पे के लिए अग्री किया है तो मैं पहले भी जो मैंने मैसेज इत्तेहादियों को दिया है हुकूमत के, जो मैंने मैसेजेस डिसग्रंटल्ड जो भी उनके MNAs हैं MPAs हैं उनको दिया है, वही चीज़ मुस्लिम लीग नून पे भी लागू होती है। अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, ऑपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, सहाफ़ियों की तरफ देख रहे हैं कि कोई उनके लिए आवाज़ उठाए और इस जो इतनी बर्बादी और तबाही उनके ऊपर आई हुई है इमरान खान की सूरत में, उससे उनको निजात दिलाए। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ऑपोजिशन इस वक्त एक्ट नहीं करेगी तो ऑपोजिशन भी बराबर की, लोग उसको बराबर का जिम्मेदार ठहराएंगे। तो हमने अपने अवाम के पास वापस जाना है, इलेक्शन में हमने उन्हीं के पास वापस जाना है। तो लोग ये पूछेंगे कि जब हम तकलीफ से गुजर रहे थे तो आप कहाँ थे? बाकी मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। जी आप जब एक मिनट, जब उसकी कोई जिक्र होगा, कबल अज वक्त है ये सवाल, तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगी। अभी ऐसा कुछ आया नहीं हमारे सामने। मैंने बिल्कुल इल्तवा नहीं लिया। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब मेरे वकील हैं अमजद परवेज साहब, उनको कोरोना हो गया तो उन्होंने उनकी कमर में तकलीफ हो गई, वो बैठ नहीं सकते थे, तो उनके लिए इस्लामाबाद और लाहौर का सफर जब मुश्किल हो गया तो फिर मैंने इनको एंगेज किया, इरफान कादिर साहब को। मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा लॉयर बीमार है और वो 2-2.5 महीने अब नहीं आएगा तो मुझे 2-2.5 महीने का इल्तवा चाहिए। मैंने नया काउंसिल एंगेज किया और उनको तैयारी के लिए मिनिमम जो वक्त दरकार था वो उनको दिया गया। उसके अलावा मुझे जो 561A की एप्लीकेशन थी जो मैंने दाखिल कराई, वो मुझे जमा करानी थी। उसके लिए जितना वक्त दरकार था वो मैंने डिले के लिए नहीं लिया, वो मैंने इसलिए लिया कि ताकि मुकदमा आगे चले और अच्छे तरीके से चले। कयूम सदीकी साहब, और मुझे कोई डिले की जरूरत नहीं है भाई, इसलिए कि मेरा केस सिक्का बंद है, माशाल्लाह एयर टाइट है। मुझे तो बल्कि जल्द इंसाफ की जरूरत है, जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कयूम सदीकी साहब, कि आपका असूली मौक़िफ़ क्या एक्सटेंशन? मैं इस चीज पे जवाब आपको दे चुकी हूँ। जो डिक्टेटरशिप के बढ़ाए गए क्वालिटी के हवाले से बात की आपने, इसकी चक्की में आप आज लोग पिस रहे हैं, ये डिक्टेटरशिप का बढ़ाया हुआ कानून का, लेकिन आप जब इक़्तिदार में थे तो आपने इसमें तब्दील क्यों नहीं की? अब कर देंगे इंशाल्लाह। चले जी, आखिरी सवाल, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से क्या अपोजिशन जमातें अंपायर के न्यूट्रल होने का इंतजार कर रही है या समझते हैं अंपायर न्यूट्रल हो? रास्ता बना। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया था। मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज्यादा एलोक्वेंट कोई हैं इस वक्त। उनसे जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा अंपायर होता ही वो है जो न्यूट्रल हो। तो बस यही जवाब है मेरा। न्यूज़ 1 टीवी को बंद किया जा रहा है, केबल ऑपरेटर्स को गैर कानूनी तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं कि इस टीवी को चलने आपने नहीं देना। पैमरा से भी नोटिस दिलवाया है। और अच्छा सवाल किया। आप किस चैनल का मुंह बंद करेंगे? किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वज़रा का मुंह बंद कराना चाहिए। शुक्रिया।